उसी कंटिन्यूएशन में आगे चलते हैं। हम लोग फ्लो कंट्रोल एल्गोरिथम को डिस्कस कर रहे थे, है ना। चलिए, ये देखिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, इससे आपको समझ में आएगा। फ्लो कंट्रोल एल्गोरिथम में हमने आपको फॉर नॉइजलेस चैनल और फॉर नॉइजी चैनल, है ना, तो लास्ट वीडियो में अनरेस्ट्रिक्टेड सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल बता दिया था। इसके बाद सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल बता दिया था। अब अगर हम नॉइजी चैनल की बात करते हैं तो नॉइजी चैनल में मैंने आपको सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल फॉर नॉइजी चैनल बताया था। इसी का मैंने कहा था अगर PAR या ARQ बोला जाए तो इसी को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए नॉइजी चैनल में ही ये हमारा क्या करता था, सिंगल बिट को ट्रांसमिट करता था, 1 बिट को। तो 1 बिट से तो काम चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा जो चैनल है उस चैनल में स्पीड आपने ले रखी है सपोज को 10 Mbps या 100 Mbps, तो आप 1 बाई 1 अगर बिट भेजेंगे तो आपको इफेक्टिव एफिशिएंसी मिल नहीं पाएगी, है ना। तो फिर मल्टीपल बिट के लिए एक नया प्रोटोकॉल आया जिसका नाम है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ये मल्टीपल बिट को ट्रांसमिट करता है। तो ये 3 कैटेगरी है इसकी, 1 बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, गो बैक एन ARQ बोल दीजिए या स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल बोल दीजिए, और सिलेक्टिव रिपीट ARQ या सिलेक्टिव रिपीट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। अब देखिए मैंने पहले ही कहा कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल मल्टीपल बिट के ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। तो जनरली स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में यही दोनों प्रोटोकॉल लोग पूछते हैं, गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट, क्योंकि 1 बिट तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में आता ही नहीं है। बट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको 1 बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल भी बताऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पूरी कहानी है। नॉइजलेस में अनरेस्ट्रिक्टेड सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट, ये आप पढ़ चुके हैं। नॉइजी चैनल में सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल फॉर नॉइजी चैनल, ये लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुका है। चूंकि ये सिंगल बिट को ट्रांसमिट करते थे तो मल्टीपल बिट के लिए नया प्रोटोकॉल स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, है ना। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में 3, 1 बिट, गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट। तो 1 बिट हमारा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के जनरल फ्लेवर में 2 ही चीजें आती हैं, गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट। बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए 1 बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल भी हम लोग डिस्कस करें। अब देखते हैं एक एक करके ये प्रोटोकॉल्स ये क्या है। अब देखिए पहले स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए कि इसमें है क्या चीज, कुछ 2-3 पॉइंट बता देता हूं, फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल कहा जाए या विंडोइंग कहा जाए, बात एक ही है, ठीक है ना। ये क्या है? स्लाइडिंग विंडो इज अ टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग ट्रांसमिटेड डेटा पैकेट्स, या ऐसे कह लीजिएगा ट्रांसमिटेड मल्टीपल डेटा पैकेट्स, है ना, क्योंकि हम इसमें मल्टीपल पैकेट्स को ट्रांसमिट करते हैं। फॉर कंट्रोलिंग ट्रांसमिटेड मल्टीपल डेटा पैकेट्स बिटवीन 2 नेटवर्क, ठीक है ना। ये हमारा डेटा लिंक लेयर पर वर्क करता है वैसा ही मॉडल में, ये आप सभी लोग जानते हैं, है ना। अब देखिए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में क्या होता है, यहां पर आपको एक यूनिक कंजिक्यूटिव सीक्वेंस नंबर मिलेगा। सीक्वेंस नंबर का देखिए यहां पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सीक्वेंस नंबर और विंडो। ये 2 कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, पहले इसको देख लीजिए। ये सीक्वेंस नंबर यूज करता है काहे के लिए? फ्रेम्स के लिए या डेटा पैकेट्स के लिए, जिससे क्या होगा, विच इज यूज्ड बाय द रिसीविंग कंप्यूटर टू प्लेस डेटा इन करेक्ट ऑर्डर। ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम लोग सीक्वेंस नंबर का यूज करते हैं। और दूसरा इसका यूज क्या है सीक्वेंस नंबर का? इसका एक यूज और ये है टू अवॉइड डुप्लीकेट डेटा। भाई किसी की एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाती है तो वो डेटा दोबारा भेज दिया जाता है, तो डुप्लीकेट डेटा आ जाएंगे, तो सीक्वेंस नंबर से हम लोग मैच कराते हैं कि कौन सा डेटा डुप्लीकेट है या नहीं। और दूसरा इसका यूज टू रिक्वेस्ट मिसिंग डेटा, है ना। तो अब मैं आपको बता देता हूं एक बार रिपीट करके कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल जो है मल्टीपल डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है, डेटा लिंक लेयर पे यूज होता है। इसमें सीक्वेंस नंबर का कॉन्सेप्ट चलता है। सीक्वेंस नंबर का यूज क्या है? टू प्लेस डेटा इन करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में डेटा को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद डेटा डुप्लीकेशन ना हो और मिसिंग डेटा की रिक्वेस्ट के लिए। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं पिग्गी बैकिंग। पिग्गी बैकिंग क्या है? देखिए जब आप लोगों के पास कोई डेटा आता है तो आप डेटा के आने के बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं ना, तो ये पिग्गी बैकिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक्नॉलेजमेंट को आप अलग से मत भेजिए, है ना। इसको आपको अलग से भेजने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, जो आपका नेक्स्ट आउटगोइंग फ्रेम होगा ना, इफ देयर इज एन आउटगोइंग डेटा फ्रेम, जो आपका नेक्स्ट आउटगोइंग डेटा फ्रेम होगा, जो भी फ्रेम होगा,
उसके साथ अटैच कर दीजिएगा किसको, एक्नॉलेजमेंट को, जो आपका पुरानी वाली एक्नॉलेजमेंट थी उसको, यूजिंग ACK फील्ड इन द हेडर। कहने का मतलब ये है जब आपने कोई डेटा भेजा तो अब आपको सपोज करो ये आपने डेटा भेजा तो उसकी एक्नॉलेजमेंट जब आपको भेजनी हो तो आप अलग से मत भेजिए, जो आपका नेक्स्ट डेटा फील्ड जो जाएगा उसके साथ ही एक्नॉलेजमेंट को अटैच करके भेज दीजिएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं पिग्गी बैकिंग। अब देखिए मैंने आपको भी बताया विंडो साइज, विंडो है ना, तो यहाँ पे दो टर्म समझने होंगे आपको, एक तो विंडो साइज और दूसरा सीक्वेंस नंबर। देखो ये बहुत बेसिक थ्योरी है, आपको मालूम होना चाहिए कि सपोज करो आपके पास एक बिट है तो आप कितने सीक्वेंस नंबर जनरेट कर सकते हैं, केवल दो, 0 और 1, है ना। क्यों, जब आपकी साइज कितनी हो 1 बिट की। ठीक, अगर आपके पास 2 बिट की साइज है तो आप कितने सीक्वेंस नंबर जनरेट कर लेंगे, 4। कौन कौन से, 0 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये किसका बाइनरी होगा, 0 का, ये 1 का, ये 2 का और ये 3 का, तो 0 से 3। तो ये सीधा साधा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके पास n बिट है तो आप कितने सीक्वेंस नंबर जनरेट कर लेंगे, 2 to the power n minus 1, है ना। अगर n की वैल्यू आपकी 3 है तो 2 to the power 3 कितना हुआ, 8, 8 minus 1 कितना हुआ, 7। तो आप कितने सीक्वेंस नंबर जनरेट कर लेंगे, 0 to 7। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्क करता है। अब देखिए इस फिगर से आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का। इसमें देखिए मैंने यहाँ पर क्या ले रखा है, नीचे दिखा देता हूँ आपको। ये स्लाइडिंग विंडो है जिसकी विंडो साइज 1 है और सीक्वेंस नंबर 0 to 7 है। ठीक, मतलब 3 बिट पे ही काम कर रहा है। अब देखिए हाँ बिट वेरी कर सकते हैं, 4 बिट होगा तो 0 to 15 चला जाएगा, है ना, इस तरीके से। अब देखिए ये फिगर, ये हमारा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको बताएगा, इसको ध्यान से समझिए। ये सेंडर है, ये रिसीवर है। ठीक, इन सभी की विंडो साइज 1 है और इसमें सीक्वेंस नंबर पड़े हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से चारों में पड़े हुए हैं। अब जो है प्रोसेस कैसे होती है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में वो देखिए। ये क्या लिखा है, नीचे मैंने लिख भी दिया है, एट स्टार्ट रिसीवर वेट्स फॉर 0। देखिए ये अभी आइडल पोजीशन में है, ठीक है ना, बिल्कुल आइडल। ये इसने अपनी क्लॉक को यहां से यहां मूव कर लिया है। ठीक, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि रिसीवर वेट्स फॉर 0, ये रिसीवर 0 के लिए वेट कर रहा है। अब ये वेट करने लगा, अब इसने यहां से यहां मूव किया। ठीक, इसने यहां से यहां मूव किया बट रिसीवर एज इट इज है। तो इसका मतलब क्या है, सेंडर सेंड्स 0, सेंडर ने 0 सेंड कर दिया है। अब तीसरे स्टेप में इसमें कोई चेंज नहीं रहा, ये एज इट इज रहा। ठीक, अब रिसीवर ने क्या किया, रिसीवर ने 0 को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, 0 एक्सेप्ट, और अब ये एक विंडो साइज अपनी आगे चला गया। अब इसका मतलब क्या है कि रिसीवर रिसीव्स 0 एंड वेट्स फॉर 1। अब ये 1 के लिए वेट करने लगा। ठीक, अब ये क्या हुआ, ये अपने न्यूट्रल फेज में आ गया। ठीक, और ये क्या हुआ, सेंडर ये उसी फेज में आ गया। कब, जब सेंडर गॉट एक्नॉलेजमेंट फॉर 0, सेंडर ने 0 की एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर ली और अब ये क्या कर रहा है, ये 1 के लिए वेट कर रहा है। तो अब ये फिर से वही स्टेज आ गई जो हमारा फिगर ए था। देखिए ये यहां से यहां पे आ गया इस जगह पर, और ये क्या कर रहा है, अब 1 के लिए वेट कर रहा है। तो यही प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। ऑलराइट, पहले फिगर में क्या था, सेंडर इनिशियली कुछ नहीं कर रहा है, रिसीवर वेट्स फॉर 0, फिर सेंडर ने 0 सेंड कर दिया, ये भी एज इट इज है। अब यहां पर क्या हुआ, सेंडर एज इट इज है और रिसीवर ने 0 को रिसीव कर लिया है। अब ये 1 के लिए वेट करने लगा। यहां पर सेंडर ने 0 की एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर ली और अब ये सेंडर और ये क्या करने लगा, रिसीवर 1 के लिए पहले की तरह वेट कर रहा था। तो ये 4 स्टेप की कहानी है, यही स्टेप्स हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। अब देखिए फर्स्ट है 1 बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, है ना। तो 1 बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में देखिए नोटेशन क्या चलता है, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट और पैकेट। ठीक, ये तो नोटेशन है। अच्छा, इसमें जो एक्नॉलेजमेंट जाएगी वो प्रीवियस रिसीव्ड पैकेट की जाएगी, है ना, जो प्रीवियस रिसीव्ड पैकेट होगा उसी की एक्नॉलेजमेंट जाएगी एज अ पिग्गी बैकिंग।
जिसपे ये एस्ट्रिक लगा है इसका मतलब ये है कि वो जो है नेटवर्क लेयर को डिलीवर कर दिया गया है, डेटा लिंक लेयर से नेटवर्क लेयर को ट्रांसमिट कर दिया गया है। दैट इज मीनिंग ऑफ एस्ट्रिक। ठीक, अब देखो यहाँ पर दो फिगर आपको दिख रहे हैं, ये टाइम है, जो ग्राफ बना हुआ है आप देख लीजिए, ये टाइम है ना, और ये फिगर ए है और ये फिगर बी है। तो जो फिगर ये मैंने बनाए हुए हैं, ए तो नॉर्मल केस समझाने के लिए है और बी जो मैंने फिगर बनाया है ये एब नॉर्मल केस के लिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये नॉर्मल केस है, सॉरी ये नॉर्मल केस बना हुआ है, और ये वाला जो फिगर बना हुआ है ये एब नॉर्मल केस है। ठीक, एब नॉर्मल, ऐसे लिख दीजिएगा एब नॉर्मल केस। देखिए पहले नॉर्मल केस देखिए क्या चलता है, प्रोसेस कैसे चलती है। ए सेंडर है, बी रिसीवर है, बी सेंडर है और ए रिसीवर है। ठीक है, ए सेंड्स 0,1, A0। ध्यान से देखिएगा, ए ने क्या किया, अपना फर्स्ट फ्रेम भेजा, मतलब सीक्वेंस नंबर क्या होगा पहले का 0 और क्या डेटा है A0। ठीक, डिफॉल्ट एक्नॉलेजमेंट 1 भेजती, भाई फर्स्ट फ्रेम है तो एक्नॉलेजमेंट डिफॉल्ट है 1। ओके, बी ने रिसीव कर लिया क्या, सीक्वेंस नंबर 0 रिसीव कर लिया और पैकेट क्या भेजा था A0 को रिसीव कर लिया और डिफॉल्ट एक्नॉलेजमेंट 1 रिसीव कर लिया। अब बी को भेजना है कुछ, बी ने अपना पहला पैकेट भेजा तो सीक्वेंस नंबर 0 होगा, डेटा पैकेट में क्या होगा B0 होगा। अब बी एक्नॉलेजमेंट क्या भेज रहा है 0, तो बी क्या बताना चाह रहा है कि आपने जो मुझे 0 सीक्वेंस नंबर का पैकेट भेजा था वो मुझे करेक्टली मिल गया है। तो अब ए को रिसीव हो गया 00 B0। ठीक, तो अब ए ने देखा कि ठीक है, इसका सीक्वेंस नंबर बी ने जो भेजा है सीक्वेंस नंबर 0 मतलब पहला पैकेट, कंटेंट उसका है वो B0 है और एक्नॉलेजमेंट 0 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो पुराना पैकेट भेजा था वो प्रॉपरली रिसीव हो चुका है। अब आगे देखिए, ए ने दोबारा सेंड किया, ए सेंड्स 1। अब इसने अपना नेक्स्ट पैकेट भेजा तो सीक्वेंस नंबर हो गया 1 और कंटेंट था उसका A1 और ये सीक्वेंस नंबर के एक्नॉलेजमेंट क्या भेज रहा है 0। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा नेक्स्ट पैकेट है विद सीक्वेंस नंबर 1 पैक और उसमें कंटेंट है A1, बट आपने जो मुझे सीक्वेंस नंबर 0 वाला पैकेट भेजा था वो मुझे प्रॉपरली मिल गया है, ये बात इससे पता चल रही है। तो बी ने रिसीव किया क्या 10 A1। इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट फ्रेम आ रहा है विद सीक्वेंस नंबर 1, उसका कंटेंट क्या है A1 और एक्नॉलेजमेंट 0 का मतलब क्या है कि हमने जो इसे सीक्वेंस नंबर 0 वाला पैकेट भेजा था वो प्रॉपरली मिल गया है। अब ये क्या करेगा, अपना अगला फ्रेम भेजेगा विद सीक्वेंस नंबर 1, क्योंकि पहले सीक्वेंस नंबर क्या था 0, अब नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या हुआ 1 और कंटेंट क्या है उसका B1 और एक्नॉलेजमेंट क्या भेज रहा है 1। इसका मतलब क्या है कि ए ने जो पुराना फ्रेम भेजा था विद सीक्वेंस नंबर 1 वो मुझे प्रॉपरली मिल गया है, तो इसलिए एक्नॉलेजमेंट कितनी हो गई 1। अब इसके पास आ गए तो ए ने रिसीव किया क्या नेक्स्ट विद सीक्वेंस नंबर 1 पैकेट कंटेंट्स B1 और ये 1 एक्नॉलेजमेंट मिल रही। इसका मतलब क्या है कि इसने जो पहले 1 सीक्वेंस नंबर का जो पैकेट भेजा था वो उसको प्रॉपरली मिल गया है। बात समझ आ रही है, जो एक्नॉलेजमेंट है वो प्रीवियस पैकेट की बता रही है। अब ए फिर अगला फेंकेगा, अब चूंकि ये 1 बिट है ना तो 1 बिट में सीक्वेंस नंबर कितना जाएगा, या तो 0 जाएगा या 1 जाएगा। तो पहले सीक्वेंस नंबर 0 था फिर सीक्वेंस नंबर 1 हो गया है ना, अब अगेन सीक्वेंस नंबर 0। अब कंटेंट क्या है A2 और एक्नॉलेजमेंट ये किसकी भेजेगा B1 की, मतलब पैकेट नंबर उसका सीक्वेंस नंबर क्या था 1, तो इसकी एक्नॉलेजमेंट 1 भेज दी साथ में। इसी को पिग्गीबैकिंग बोलते हैं कि पैकेट के साथ में एक्नॉलेजमेंट। तो बी के पास क्या क्या पहुंचा 01 A2 मतलब सीक्वेंस नंबर 0 पैकेट कंटेंट A2 और 1 का मतलब क्या है कि आपने जो पहले पैकेट भेजा था विद सीक्वेंस नंबर 0 वो प्रॉपरली मिल गया है। तो इस तरीके से ये नॉर्मल केस में पूरी प्रोसेस चलती रहेगी। अब देखो यहां दिक्कत कहां आती है, ये है एबनॉर्मल केस। देखिए ए ने सेंड किया, ये पूरी प्रोसेस आगे चलेगी। अब यहां देखिए ए ने क्या किया, पहले अपना सीक्वेंस नंबर 0, कंटेंट क्या है उसमें A0 और डिफॉल्ट एक्नॉलेजमेंट 1। अब ये इसको मिलना था बी को, बट बी ने इसके मिलने से पहले ही डेटा भेज दिया क्या
01B0। इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस नंबर 0 है, उसका कंटेंट क्या है B0 और डिफॉल्ट एक्नॉलेजमेंट 1। अब मुझे ये बताओ ए क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि आना चाहिए क्या, 0। एक ए जब एक्सपेक्ट कर रहा होगा क्या कि एक्नॉलेजमेंट क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। क्यों, इसने पैकेट क्या भेजा है, सीक्वेंस नंबर 0, एक्नॉलेजमेंट क्या आनी चाहिए 0। अब बट चूंकि भेजा तो इसने ये है, तो अब ए को मिलेगा क्या, एक्नॉलेजमेंट मिल रही है 1। देखिए ये तो बात ठीक है कि सीक्वेंस नंबर 0, पैकेट मिला B0, बट एक्नॉलेजमेंट क्या मिल गई 1, जबकि मिलनी क्या चाहिए थी, यहां देखिए 0। क्यों, क्योंकि सीक्वेंस नंबर 0 भेजा गया है। अब ए समझ जाएगा भाई कुछ गड़बड़ हुआ है, एक्नॉलेजमेंट 1 आ रही है, हमारे पैकेट की नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पैकेट का सीक्वेंस नंबर क्या था 0 था। ये रीट्रांसमिट करेगा, क्या रीट्रांसमिट कर देगा, वही A0 को दोबारा से, सीक्वेंस नंबर 0, पैकेट A0, और अब ये एक्नॉलेजमेंट क्या दे रहा है 0। क्यों, क्योंकि इसने इसका 0 सीक्वेंस नंबर 0 रिसीव कर लिया है। यहां तो एक्नॉलेजमेंट 1 भेजी थी, लेकिन अब ये एक्नॉलेजमेंट क्या भेजेगा 0, क्योंकि ये सीक्वेंस नंबर 0 का पैकेट रिसीव कर चुका है B से। अब इधर देखिए, अब B क्या चाह रहा होगा, B कहेगा कि हमने भाई सीक्वेंस नंबर 0 भेजा है तो एक्नॉलेजमेंट 0 आनी चाहिए, है ना। अब बट इससे पहले ये सेंड करता, अब इसको B को ये मिला 01A0। अब B देख रहा है कि ठीक है भाई, पैकेट सीक्वेंस नंबर 0 मिला, कंटेंट A0 मिला, बट एक्नॉलेजमेंट क्या मिली 1, जबकि एक्नॉलेजमेंट आनी क्या चाहिए थी 0। क्यों, क्योंकि उसने तो 0 सीक्वेंस नंबर का पैकेट भेजेगा। ये समझ जाएगा कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ हुआ है, तो ये क्या करेगा B0 को रीट्रांसमिट कर देगा। तो B0 0 और एक्नॉलेजमेंट क्या भेज रहा है 0। क्यों, क्योंकि ये इसका एक सीक्वेंस नंबर 0 एक्सेप्ट कर चुका है, तो 00 B0 भेजेगा। अब आगे देखिए, अब जब ये 00A0 भेजा, B क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मैंने तो भाई 0B0 दोबारा से भेजा था, तो एक्नॉलेजमेंट क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, है ना। तो अब B जो है, B को मिला क्या 00A0। तो B ने देखा कि ठीक है भाई, तुम्हारा पैकेट सीक्वेंस नंबर 0 वाला दोबारा से आ रहा है, ओके, कंटेंट A0 है, अच्छी बात है, बट सीक्वेंस इसने भेजा क्या था सीक्वेंस नंबर 0, तो अब इसको एक्नॉलेजमेंट क्या मिली 0। तो अब ये समझ जाएगा कि भाई हाँ, अब हमारा B0 प्रॉपर्ली रिसीव हो चुका है। अब इसके पास क्या होगा, A0 के 2 पैकेट आ गए, विद सीक्वेंस नंबर 0 के 2 पैकेट आ गए, तो ये तो नेटवर्क एस्टिक लगा है, मतलब ये नेक्स्ट लेयर को ट्रांसमिट कर चुका है, तो इसको ये क्या करेगा डिस्कार्ड कर देगा। अब आगे देखिए, ए ने भेजा था 00A0, तो इसको एक्नॉलेजमेंट क्या आनी चाहिए 0। तो B ये भेज चुका था, तो B को इसको क्या मिला कि सीक्वेंस नंबर 0, पैकेट B0, एक्नॉलेजमेंट 0। पहले इसको एक्नॉलेजमेंट क्या मिली थी 1, तब इसने रीट्रांसमिट किया था। अब इसको मिला सीक्वेंस एक्नॉलेजमेंट 0 की। अब ये समझ जाएगा कि मैंने जो सीक्वेंस नंबर 0 वाला पैकेट भेजा था वो इसको प्रॉपरली मिल गया है, ठीक। तो अब ये प्रोसेस पूरी प्रॉपर वे में चलती रहेगी। तो ये मैंने सिनेरियो इसलिए आपको समझाया कि अगर ऑर्डर मिसमैच हो जाए तो फिर डेटा की डुप्लीकेसी होने लगती है, होगी, ये जाहिर सी बात है कि भाई पहले तो इसने 1 भेजा सॉरी सीक्वेंस नंबर 0 भेजा, बट इसने पहले ही भेज दिया, तो इसको एक्नॉलेजमेंट 1 मिल गई, जबकि ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि 0 आनी चाहिए, तो ये दोबारा से भेजेगा ही भेजेगा, है ना। तो इस तरीके से, अब ये बाकी की प्रोसेस नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये 1 बिट ट्रांसमिशन की सेंडिंग और रिसीविंग एक साथ मैंने आपको बता दी। नॉर्मल केस में ये हमारा नॉर्मल केस है और ये एबनॉर्मल केस है कि कैसे कैसे 1 बिट पे हमारा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल वर्क करता है। अब चूंकि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल मल्टीपल बिट के लिए बना है ना, तो ये मैंने सिंपल आपको कॉन्सेप्ट के लिए बताया है। जनरली जब आपसे पूछा जाएगा तो गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट ही पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां से बताया है। अब देखिए दूसरा प्रोटोकॉल गो बैक एन प्रोटोकॉल। यहां पर देखिए हमने भी आपको क्या बताया, अगर n बिट्स हैं तो सीक्वेंस नंबर कितने बनेंगे 2 to the power n-1। तो जो विंडो साइज होती है सेंडर की, ये तो होती है सेंडर की विंडो साइज, और रिसीवर की विंडो साइज जो होती है इसमें ऑलरेडी हमेशा कितनी होती है 1। वही लिखा है रिसीवर गो बैक एन में रिसीवर की विंडो साइज होगी हमेशा कितनी 1। अब पहले आप प्रोसेस देखिए, देन फिर प्रोटोकॉल के पॉइंट्स को देखना प्रोसेस क्या होती है। ये देखिए यहां पर देखिए एक टाइम आउट इंटरवल होता है। यहां देखिए ये पैकेट्स बने हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4, ये सब पैकेट बने हुए हैं।
अब यहाँ पर 1 बिट नहीं ट्रांसमिट किया जाता है, यहाँ क्या होता है, सेंडर कॉन्टिन्यूएशन में पैकेट को ट्रांसमिट करता जाएगा। पहले 0 भेजा, 1 भेजा, 2 3 4 5 6 7 भेजता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? जितने के पास सीक्वेंस नंबर होगा, जितनी विंडो साइज होगी उतने तक, है ना, 2 to the power n-1, तो यहां तक भेजता जाएगा। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर की विंडो साइज 1 है, तो ये एक एक पैकेट रिसीव करेगा। इसने 0 भेजा, इसने 0 को रिसीव किया, इसकी एक्नॉलेजमेंट भेज दी, ठीक। 1 भेजा, रिसीवर को 1 मिला, इसने 1 की एक्नॉलेजमेंट भेज दी। अब 3 में, अब जब 2 इसको मिला, देखो 0 भेजा, 0 रिसीव हो गया, 0 की एक्नॉलेजमेंट भेज दी, 1 भेजा गया, 1 मिला, 1 की एक्नॉलेजमेंट भेज दी। 2 भेजा तो उसमें एरर आ गई, सपोज कुछ एरर है, तो अब ये क्या करेगा, आगे कुछ भी नहीं करेगा, अब ये साइलेंट बैठ जाएगा और जितने भी फ्रेम इसको आगे आएंगे 3 4 5 6 7 8 ये सब डिस्कार्ड कर देगा। फ्रेम्स डिस्कार्डेड बाय डेटा लिंक लेयर, ये सारे के सारे फ्रेम्स क्या होंगे, डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। ये जितने भी फ्रेम है 2 3 4 5 6 7 जितने भी फ्रेम इसको मिलेंगे, ये सारे के सारे ये क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। अब इसका एक टाइम आउट इंटरवल है जहां तक ये सारे पैकेट को सेंड करेगा। अब ये क्या करेगा, भेजता रहेगा भेजता रहेगा भेजता रहेगा। जब टाइम आउट इंटरवल में पहुंचेगा तो ये देखेगा कि यार एक्नॉलेजमेंट तो आ ही नहीं रही है, तो अब ये देखेगा कि लास्ट एक्नॉलेजमेंट क्या आया था, तो ये समझ जाएगा कि एक्नॉलेजमेंट 1 आया था। इसका मतलब क्या है कि 2 में कुछ दिक्कत थी, तो अब ये क्या करेगा, 2 से सारे पैकेट्स को दोबारा भेजने लगेगा। 2 3 4 5 6 7 फिर रिपीट करेगा ये, है ना। तो अब जब इसको 2 सही से मिल जाएगा, लास्ट 1 मिला था, जब 2 मिलेगा तो अब ये 2 की एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ठीक। फिर 3 मिला तो 3 की एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, फिर 4 मिलेगा तो 4 की एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और इस तरीके से ये प्रोसेस आगे चलती रहेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि रिसीवर 1 by 1 रिसीव करेगा और 1 by 1 एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। अगर किसी बिट में एरर आ जाती है तो ये आगे के सारे फ्रेम्स को डिस्कार्ड कर देगा और सेंडर एक टाइम आउट इंटरवल तक फ्रेम्स को ट्रांसमिट करेगा, देखेगा एक्नॉलेजमेंट मिल रही है देन ओके, अगर नहीं मिली तो फिर वो वहां रुकेगा और देखेगा कि भाई लास्ट एक्नॉलेजमेंट किसके लिए आई थी, जिस उसके बाद के पैकेट को वो रीट्रांसमिट करता रहेगा। तो इसका नाम गो बैक एन क्यों है कि आप पैकेट तो सेंड कर रहे हैं लेकिन जहां एक्नॉलेजमेंट आपकी रुक गई थी आप वापस जाइए, गो बैक एन, वहां से दोबारा से रीट्रांसमिट करिए, है ना। तो इसलिए इसको बोला जाता है गो बैक एन। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट, डिस्कार्ड ऑल फ्रेम्स आफ्टर एरर, अगर एरर मिल जाती है तो फिर सारे फ्रेम्स डिस्कार्ड कर देगा। नो एक्नॉलेजमेंट दे विल इवेंचुअली गेट रीसेंड, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है तो वहां से फिर वो क्या होगा, रीट्रांसमिट होने लगेंगे, है ना, सारे सिग्नल्स। अब इससे ड्रॉबैक क्या है, वेस्ट लॉस्ट ऑफ बैंडविड्थ इफ एरर रेट हाई, अगर आपका एरर रेट हाई होगा तो बैंडविड्थ ज्यादा बर्बाद होगी। क्यों, जब एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी ये तो भेजता जाएगा भेजता जाएगा भेजता जाएगा भेजता जाएगा, लेकिन रिसीवर क्या करेगा, रिसीव ही नहीं करेगा। क्यों, उसको चाहिए पहले वही पैकेट जो जिसमें एरर आई थी पहले वो दीजिए, देन फिर आगे के हम इसको आगे के पैकेट रिसीव करेंगे। तो ये होता है गो बैक एन सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल, सॉरी गो बैक एन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल कह लीजिए या गो बैक एन ARQ कह लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल, यहां पर विंडो साइज एन मत कहिए, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर क्या होता है, सेंडर और रिसीवर दोनों की विंडो साइज सेम रहती है, सेंडर रिसीवर दोनों की विंडो साइज सेम रहती है। तो अगर एन और एग्जैक्ट कहें तो ऐसे कह सकते हैं, अगर सेंडर की साइज 2 to the power n-1 है तो रिसीवर की भी साइज 2 to the power n-1 रहेगी। मतलब जितनी विंडो साइज सेंडर की रहेगी उतने ही विंडो साइज आपकी रिसीवर की भी रहेगी। अब देखो, पहले ये पॉइंट बाद में देखना, पहले समझो कि प्रोसेस क्या होती है। ये देखिए यहां पर देखो एक नया कॉन्सेप्ट आया, क्या, एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट NAK। अभी तक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट ये आया नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का। अगर किसी फ्रेम में एरर है तो ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज सकता है। देखिए कैसे, जैसे वहां पर टाइम आउट इंटरवल था, यहां पर फ्रेम बफर है ना। देखिए कैसे, ये पैकेट भेज रहा है, ये सारे पैकेट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, भेज रहा है, अच्छी बात है, कॉन्टिन्यूअसली भेज रहा है। रिसीवर रिसीव कर रहा है, अब चूंकि विंडो साइज सेम है तो रिसीवर भी सेम सारे पैकेट रिसीव कर रहा है। अब देखिए इसने पैकेट 0 रिसीव किया, सही मिला, 0 की एक्नॉलेजमेंट भेज दी, गुड। 1 मिला, 1 की एक्नॉलेजमेंट भेज दी, अच्छी बात है। 2 मिला, एरर आ गई,
2 में एरर आ गई। तो अब इसने क्या किया, कोई बात नहीं, पैकेट नंबर 3 आया, 3 को इसने रख लिया, डिस्कार्ड नहीं किया। पुराने वाले में क्या होता था, डिस्कार्ड। जब यहाँ पे क्या है, रख लेगा, बफर रख लेगा और निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, किसकी, 2 की। इन बिटवीन सेंडर रुक नहीं रहा है, सेंडर बराबर भेज रहा है डेटा, ठीक है ना। इन बिटवीन सेंडर ने 3 भेजा, रख लिया, 4 भेजा, रख लिया, अब भेजा 5, ठीक। अब इसने देखा 5 भेजा, 5 भी रख लिया। अब यहां तक जब इसको, जैसे ही इसको 5 भेजने के बाद निगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिला 2 का, तो इसने क्या किया कि तुरंत इसको देखा कि 2 की निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ रही है, इसका मतलब 2 में एरर आई है, ये 2 को रीट्रांसमिट कर देगा। तो अब 5 रिसीव करने के बाद ये 2 को रख लेगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, जब ये 3, 4, 5 रिसीव कर रहा था तो अब ये 3, 4, 5 की एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट तो जाएगी 2 की, क्योंकि 3 मिला है इसको। तो जब सीक्वेंस नंबर 3 मिला तो ये समझ जाएगा कि सीक्वेंस नंबर 2 में दिक्कत थी, तो लास्ट जो एरर थी उसकी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट फॉर 2। बट पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट किसकी भेजता रहेगा, 1 की, AC के 1, AC के 1, ठीक है ना। तो सेंडर समझ जाएगा कि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आई है 2 की और पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट बार बार आ रही है 1 की, तो इसका मतलब लास्ट 1 सक्सेसफुली रिसीव हुआ है, 2 में दिक्कत थी, 2 दोबारा भेज दीजिए। और अब ये 3, 4, 5 तो ऑलरेडी बफर में रखा हुआ था, जैसे ही सेंडर ने 2 भेजा तो रिसीवर क्या करेगा, 2 को अपने पास रख के सीक्वेंस में लगा लेगा 2, 3, 4, 5 और डायरेक्ट फिर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा किसकी, 5 की। फिर ये 3 और 4 की एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा, क्यों, अब इसने पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट 1 की भेजी थी, 2 की नेगेटिव भेजी थी, 2 इसने भेज दिया, 2 के आते ही इसने एक्नॉलेजमेंट 5 भेजा, तो ये तुरंत समझ गया सेंडर कि बीच में जो 3, 4 थे वो भी ओके हैं, अगर ओके नहीं होते तो उसकी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आती। अब आगे 6 मिला, 7 मिला, 8 मिला, तो अब ये आगे 6, 7, 8 की एक्नॉलेजमेंट को एज इट इज भेजता रहेगा। तो ये हो गया हमारा सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। मैं एक बार शॉर्ट में बताता हूं, जिसके लिए एरर आएगी उसकी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जाएगी और अगले जो पैकेट आएंगे उनको डिस्कार्ड नहीं करेगा, बफर में रखता जाएगा। जैसे ही इसको करेक्ट पैकेट मिलेगा उसको ये प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके लास्ट प्रॉपरली रिसीव की एक्नॉलेजमेंट फिर सीधा भेज देगा और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट के साथ में जो लास्ट प्रॉपरली रिसीव हुआ था उसके लिए एक्नॉलेजमेंट 1, 1, 1 ये सेंड करता रहेगा। तो अब इसको सिलेक्टिव रिपीट क्यों कहते हैं, क्योंकि जिसमें एरर थी केवल आपने वही पर्टिकुलर पैकेट को दोबारा से रीट्रांसमिट किया है, मतलब 2 में एरर थी तो 2 ही दोबारा से आपने ट्रांसमिट किया हुआ है, रीट्रांसमिट किया हुआ है, बाकी ट्रांसमिट नहीं किया हुआ है। और जो अननेसेसरी वहां पर वेस्टेज हो रहा था गो बैक एन में, वो भी यहाँ पर बचा लिया, सारे के सारे पैकेट्स को रिट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन सारे पैकेट्स को बफर करके रखा गया, जैसे ही करेक्ट मिला फिर सीक्वेंस ऑर्डर में लगाया, देन फिर वो नेक्स्ट लेयर को, नेटवर्क लेयर को ट्रांसमिट किए गए। तो ये होती है हमारी सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल, करेक्ट। चाहो तो एक बार और बता देता हूं, 0 मिला, 1 मिला, 0 एक्नॉलेजमेंट, 1 की एक्नॉलेजमेंट, 2 मिला, 2 में एरर, कोई बात नहीं, 3 मिला, 3 के आते ही समझ गया ये 2 में दिक्कत थी तो 2 के लिए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, 4 मिला, रख लिया, 5 मिला, रख लिया, बट एक्नॉलेजमेंट किसकी भेजता रहा, 1 की, क्योंकि लास्ट सक्सेसफुली रिसीव्ड पैकेट क्या था, 1, ठीक। अब इसको जैसे ही नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट 2 मिला तो इसने 2 को दोबारा से भेज दिया, फिर इसने प्रॉपर ऑर्डर में मैनेज किया और मैनेज करने के बाद फिर सीधा एक्नॉलेजमेंट भेजी किसकी, 5 की, क्यों ये सब रख चुका था ये, तो सेंडर को पता चल जाएगा कि AC के 1 के बाद 5 भेजा है 2 के मिलते, इसका मतलब 3, 4, 5 सारे पैकेट्स ओके है। इस तरीके से आगे चलता रहेगा, राइट। अब देखिए यही पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, शॉर्ट में बताता हूं। गुड फ्रेम्स आफ्टर एरर आर बफर्ड, जो सही फ्रेम थे एरर अकर करने के बाद बफर करके रखे जाते हैं, है ना। बैड फ्रेम्स 2 टाइम्स आउट एंड रीसेंड, बैड फ्रेम 2 में एरर आई थी ना तो उसको रीसेंड कर दिया गया, ठीक है ना। सेंडर ए ओनली सेंड्स द ओनली अनएक्नॉलेज्ड फ्रेम, सेंड्स द ओल्डेस्ट अनएक्नॉलेज्ड फ्रेम नॉट अ सीक्वेंस, है ना। फिर यहाँ पर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट गई, तो ये सारे स्टेप्स मैंने लिख रखे हैं, ठीक है ना, आप पढ़ लीजिएगा। जो मैंने स्टेप्स अभी आपको बताया वही यहाँ पर मेंशन है, ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि एग्जाम में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट फिगर से भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो इस तरीके से आप ये सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल को की वर्किंग को समझ सकते हैं। अब देखिए थोड़ी सी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। जब हमने स्टॉप एंड वेट बताया था लास्ट वीडियो में, तो वहां पर एफिशिएंसी की बात की थी, तो हमने वहां एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बताया था, ट्रांसमिशन टाइम अपॉन
ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम, है ना, 2TP, यही बताया था ना। फिर इसको जब हमने सॉल्व किया था तो ये हमारा निकल के आया था क्या, 1/TT से डिवाइड कर दिया था, तो 1/1 प्लस 2TP/TT, इसको हमने A मान लिया था, इसको मैंने कर दिया था, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एफिशिएंसी कर दी थी 1/1 प्लस 2A, A इक्वल टू क्या था, TP/TT, ये एफिशिएंसी थी ना। अब देखो ये कब था, जबकि एरर रेट 0 है, अगर वहां पे उनको कंसीडरेशन में लिया जाएगा तो वो चीज यहाँ पर प्लस हो जाएगी। ये मैं लास्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल करा के भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी ये बात, ठीक है। अब देखिए 1 बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लिए समझाया है ना। अब देखिए गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट, इन दोनों में एफिशिएंसी फॉर्मूला एक ही रहता है क्या, यहां पर चूंकि विंडो साइज का कॉन्सेप्ट आ गया है ना, तो हम क्या करते हैं, यहां पर विंडो साइज का और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो यहां पर भी विंडो साइज का कॉन्सेप्ट आ गया, तो इसकी एक तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा एफिशिएंसी का W/1 प्लस 2A, W क्या है, विंडो साइज, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, एक फॉर्मूला अक्सर इसमें पूछा जाता है सीक्वेंस नंबर का, सॉरी, अगर दो चीजें बता देता हूं मैं आपको। मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर कही जाए तो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है, 1, तो अब जब आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी विंडो साइज क्या हो, तो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है वो 1 प्लस 2A, अल्फा नहीं सॉरी A, 2A, 1 प्लस 2A, A इक्वल टू TP/TT, प्रोपोगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। तो ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए विंडो साइज क्या होनी चाहिए। एक पूछा जाता है सीक्वेंस नंबर, तो कुछ नहीं करना है, आपको मालूम है कि अगर 3 बिट है, अगर आपके पास 3 बिट है तो आप क्या करते थे, 2 टू द पावर 3, है ना, यही तो करते थे, 2 टू द पावर 3 माइनस 1, इस तरीके से। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपने यहाँ पर निकाला है 1 प्लस 2A, 1 प्लस 2A, ये क्या निकलने लगेगा, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए लॉग बेस 2 पर, है ना। अब चूक इसकी लगा दीजिएगा आप सीलिंग वैल्यू, सीलिंग वैल्यू कैसे मैं भी बता रहा हूं। सपोज करो आपके पास विंडो साइज आ गई 14, ठीक है ना, तो 2 टू द पावर कितना होता है, 3 कितना होगा 8, और 2 टू द पावर 4 कितना होगा 16। तो आपको कितनी विंडो साइज, कितने बिट चाहिए होंगे, 3 की 4, 4 ही चाहिए होंगे भाई, 3 में तो कम पड़ जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर इसकी सीलिंग वैल्यू लगा ली। तो ये क्या है, सीक्वेंस नंबर अगर आपको निकालने हैं, यहाँ पे मैं सीक्वेंस नंबर ऐसे लिख देता हूं, अगर आपको विंडो साइज निकालनी है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए विंडो साइज निकालनी है तो 1 प्लस 2A, और अगर सीक्वेंस नंबर आपको निकालने हैं तो आप करिएगा 1 प्लस 2A लॉग बेस 2, इस तरीके से। बात समझ में आ गई। तो अब मैं फाइनल यहाँ पे आपको लिख देता हूं कि जो आपकी विंडो साइज होगी, विंडो साइज इक्वल टू 1 प्लस 2A, किसके लिए, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है ना। और जो आप सीक्वेंस नंबर निकालेंगे, सीक्वेंस नंबर कैसे निकल के आएगा, सीलिंग वैल्यू ऑफ लॉग बेस 2 1 प्लस 2, ठीक, सी लिखा है, ये सीलिंग वैल्यू SCEIL, ठीक है ना, लॉग 1 प्लस 2A। तो ये दो फॉर्मूले आपके गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में चलते हैं। और एफिशिएंसी के लिए मैंने आपको बता ही दिया क्या, विंडो साइज अपॉन 1 प्लस 2A। और ये फॉर्मूला कब है, जब एरर रेट 0 कंसीडर करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो और अगर प्रॉपर फॉर्मूला चाहिए तो ये रहा, ट्रांसमिशन टाइम इंटू विंडो साइज अपॉन ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 इंटू प्रोसेसिंग टाइम। अगर एरर रेट या फॉल्ट का टाइम दिया गया तो यहाँ पर आप प्लस कर दीजिए, ठीक। तो ये रही कहानी आपकी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की। तो इस वीडियो में मैंने आपके जितने भी फ्लो कंट्रोल एल्गोरिथम्स थे, 2 वीडियो में मैंने आपके कवर कर दिए हैं, ठीक है ना। और कहीं कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वी विल रेस्पॉन्ड। और जो मैंने अभी आपको ये बताया है कि ये सिलेक्टिव रिपीट और गो बैक एन, अगर आप ये थ्योरी ना लिखना चाहें तो मत लिखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एग्जाम में फिगर आपका इसका इंपॉर्टेंट है, फिगर से आपको समझाना पड़ेगा कि ये फिगर क्या काम कर रहा है। वर्किंग मैंने आपको समझा दी है ना। और इसमें जो आपकी सिलेक्टिव रिपीट में विंडो साइज होगी वो 2 टू द पावर n-1 2 टू द पावर n-1 बराबर होगी सेंडर और रिसीवर दोनों की, है ना।
और जो मैंने गो बैक एन बताया था उसमें सेंडर की विंडो साइज रहेगी एन, और सॉरी सेंडर की विंडो साइज रहेगी 2n-1 और रिसीवर की रहेगी 1, है ना। और 1 बिट जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया है वो केवल कॉन्सेप्ट के लिए। ओके, थैंक यू।